Hello everyone, welcome to the current affairs session of Guidely. Good morning everyone and let's start with today's session. तो चलिए पहले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आई थी, है ना, उसके अंडर 3.68 लाख करोड़ का लोन टोटल डिसबर्स हुआ था। 3.68 लाख करोड़ का लोन ECLGS जो कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के अंडर आया था, उसमें से सिर्फ 6% बैड डेट में टर्न हुए हैं। मीन सिर्फ 6% ऐसे लोन्स है जो वापस नहीं आए हैं। बाकी के 94% ऑफ द लोन्स आर नॉट क्लासिफाइड एज बैड डेट। ओके, so only 6% of 3.68 lakh crore of loans under ECLGS are classified as bad debts. तो 6% if we see काफी एक बड़ा नंबर है, बट फिर भी इसमें ओनली क्यों लिखा जा रहा है? तो देखिए, ओनली इसलिए लिखा जा रहा है बिकॉज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स आया था कोविड के टाइम पे, स्पेसिफिकली उन बिजनेसेस के लिए जो अपना लोन नहीं पे कर पा रहे हैं ऑलरेडी, या जो सस्टेन नहीं कर पा रहे, इन अ वे लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस इसके मेजर बेनिफिशियरीज थे। तो उस सिचुएशन में जो रिस्क है एनपीए और बेड डेट का, वो काफी ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू एक नॉर्मल लोन। तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन था कि काफी ज्यादा इसमें बेड डेट आएगा, बट वी कैन सी हियर क्लियरली कि सिर्फ 6% ऑफ द होल वट एवर लोन वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इज क्लासिफाइड एज बेड डेट। ठीक है, ये चार्ट में दिया हुआ है कि कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम, कितने स्मॉल एंटरप्राइजेस, कितने मीडियम और कितने बाकी अदर एंटरप्राइजेस। ठीक है, so the NPAs in ECLGS is around 6%। ठीक है, जस्ट 6% एनपीए है इन ECLGS। और if we see the total loan which were provided, they are over 3.68 लाख करोड़। तो 3.68 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन प्रोवाइड हुआ है, जिसमें से अराउंड 6% एनपीए बन गए हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़। ओके, अब एनपीए ईसीएलजीएस के अंडर हम किसको एनपीए बोलते हैं? सेम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेफिनेशन है एनपीए के बारे में, कि एक पर्टिकुलर लोन अकाउंट जहां पे इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट इज ओवर ड्यू, है ना, फॉर मोर देन 90 डेज, 90 दिन तक, या तो हम लोन का अमाउंट नहीं पे कर, इंस्टॉलमेंट ड्यू है, और या फिर हम इंटरेस्ट ड्यू है और वो नहीं पे कर पा रहे, तो वो एनपीए है। तो सेम वैसे ईसीएल जीएस के लिए भी वही चीजें एनपीए है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिस्ट। ओके, या आगे हम कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं, है ना। इस पे दिया हुआ है कि आरबीआई की रिपोर्ट जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसके हिसाब से जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.8% में है अभी, जो कि काफी कम है, काफी सालों के कंपैरिजन में अभी बहुत ज्यादा कम में है। 2.8%, लास्ट ईयर 2023 के एंड में इट वाज 3.2%, तो अब वो और कम होगी, 2.8% आ गया है। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.6 हो चुका है। डिफरेंस क्या है ग्रॉस और नेट में? तो देखिए, जब एक बैंक लोन देता है उसको पता होता है कि कुछ ना कुछ तो जाना ही नहीं है ना, सब वापस आ जाएगी, जरूरी नहीं है, तो इट मेक्स अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, है ना। जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो यहाँ पे जानते होंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होते हैं। तो जो प्रोविजंस बनाए हैं उसमें से जीएनपीए को माइनस करेंगे, तो जो एक्सेस बचेगा इट इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो जीएनपीए माइनस कितना प्रोविजन बना हुआ है इज इक्वल टू एनएनपीए। ओके, एंड एनबीएफसी के लिए कितना है? इट वाज 4%। जीएनपीए एनबीएफसी के लिए 4% है। ओके, नेक्स्ट, या
सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अर्ज्ड द लेंडर्स, लेंडर्स को उन्होंने बोला है कि बोरोवर्स को एक बार सुनो, इसके पहले कि उनके अकाउंट को आप फ्रॉड डिक्लेयर करो। ठीक है, उनके अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करने के पहले एक बार उनकी तो सुनो, वो क्या बोलना चाहते हैं, है ना। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि किसी भी अकाउंट को या किसी भी इंडिविजुअल को फ्रॉड बोलने से पहले हम उनकी साइड भी सुने। तो उसके फॉलो अप पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये लेंडर्स के लिए एक डायरेक्शन आया है कि भाई, आप किसी भी अकाउंट को अगर फ्रॉड्यूलेंट क्लासिफाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप उस पार्टी का भी साइड, उस पार्टी का भी डिस्प्यूट सुनो। ठीक है, ये देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को ये फॉलो करता है कि बोरोवर्स को एक बार हियरिंग का चांस मिलना चाहिए बिफोर देयर अकाउंट आर क्लासिफाइड एज एनपीए। ठीक है, एक डिटेल शो कॉज नोटिस, ठीक है, एक डिटेल शो कॉज नोटिस उस पर्सन या उस एंटिटी को जानी चाहिए और उनको 21 डेज का टाइम मिलना चाहिए टू रिस्पॉन्ड टू दैट नोटिस। शो कॉज नोटिस मतलब कि भाई देखो, आपके इतने इतने पेमेंट इतने इतने दिन से क्यों है ना। और अब आप कहीं ना कहीं फ्रॉड की कैटेगरी में आने वाले हैं, अगर आप हमको इस पर्टिकुलर शो कॉज नोटिस, जो हम नोटिस भेज रहे हो उसका प्रॉपर हमको जवाब नहीं देते हो या हमको कुछ आप रीजनिंग नहीं देते हो तो, ओके, सो सॉरी, ओके, तो आपको यहाँ पे हम फ्रॉड्यूलेंट डिक्लेयर कर देंगे और 21 दिन का टाइम कम से कम बोरोवर को मिलना चाहिए। ठीक है, और ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स, सारे लेयर्स के एनबीएफसी, सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कोऑपरेटिव बैंक्स में लागू होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आरबीआई के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना है, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है, गवर्नर का नाम है शक्तिकांता दास। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ये दोनों एक डिपॉजिट स्कीम लेकर आए हैं टू सपोर्ट द क्रेडिट डिमांड। ठीक है, क्रेडिट डिमांड को सपोर्ट करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक डिपॉजिट स्कीम लेके आए हैं। एज वी ऑल नो कि अभी लोन मिलना काफी इजी है, मेनी पीपल्स आर गोइंग टुवर्ड्स द क्रेडिट सोसाइटी, मतलब कि क्रेडिट कार्ड और ये सारी चीजों का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्रेडिट का डिमांड है और डिपॉजिट का ग्रोथ है, उसके बीच में जो गैप वाइडन हो रहा है उसको ब्रिज करने के लिए एक नया डिपॉजिट, अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम लेके आए हैं ताकि हमारे पास और डिपॉजिट आए और हमारे पास जो लोन का डिमांड आ रहा है हम उसको फुलफिल कर पाए। इट इज जस्ट लाइक आप एक दुकान खोल के बैठे हो, अगर आपके पास ज्यादा डिमांड है प्रोडक्ट का, है ना, लोन एक प्रोडक्ट है ना बैंक का, अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड है तो आप चाहोगे कि हम हमारे पास स्टॉक रखें। तो बैंक अगर लोन दे रहे हैं तो उनके लिए स्टॉक क्या है, लोगों की डिपॉजिट से ही तो वो लोन देते हैं ना। ठीक है, आ गई बात समझ। चलिए नेक्स्ट बीओबी का देख लेते हैं। बीओबी के स्कीम का नाम है बीओबी मॉनसून धमाका डिपॉजिट स्कीम। बीओबी मॉनसून धमाका डिपॉजिट स्कीम दो टेन्योर के लिए है, 399 डेज और 333 डेज। 399 डेज का 10 बेसिस पॉइंट ऊपर इंटरेस्ट रेट है 7.25 और 333 डेज के लिए 7.15। ठीक है, 3 करोड़ से कम के रिटेल डिपॉजिट एलिजिबल है इसमें डिपॉजिट करने के लिए, और सीनियर सिटीजन्स अगर कर रहे हैं इसमें डिपॉजिट तो उनको एक्स्ट्रा 0.5% इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप नॉन नॉन कॉलेबल डिपॉजिट चूज कर रहे हो, मतलब आप बीच में उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, वो चीज आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कई बार हमको जरूरत पड़ जाता है तो हम डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर लेते हैं, पर अगर आप ये फीचर लगा रहे हो कि वो आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड, तो आपको 0.15% एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, ओके। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक लेके आया है जिसमें 4 बकेट्स है, तो आई डोंट थिंक ये 4 आपको याद करने की जरूरत है, जस्ट रिमेम्बर उसके नाम और उसके बकेट्स। प्लस यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस है कि 10 करोड़ तक का यहाँ पे एलिजिबल है, अप टू 10 करोड़। ठीक है, उसमें था अप टू 3 करोड़। ठीक है, चलो बीओबी के बारे में देख लो। बीओबी कब बना है, 1908 में बना है बीओबी।
और बड़ौदा मतलब वडोदरा गुजरात हेडक्वार्टर है ना, ये याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, राइट। एमडी एंड सीईओ है देवदत्ता चंद और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बीओएम स्टैब्लिश हुआ है 16 फेब 1935 में, पुणे महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर। निधु सक्सेना इज द एमडी एंड सीईओ और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। ठीक है, okay, so let's move to the next, that is ICAR। ICAR मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इन्होंने कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, चलिए देखते हैं क्या लॉन्च किया इन्होंने। ICAR एग्रीकल्चरल एरिया के और रिसर्च में काम करता है, तो ऑफ कोर्स कुछ इनोवेशन और कुछ ऐसा ही एग्रीकल्चरल से रिलेटेड लाया होगा। लेट्स सी क्या है। सो द फर्स्ट इनिशिएटिव, उसका नाम है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। मतलब एक साइंटिस्ट को एक प्रोडक्ट असाइन किया जाएगा कि उसमें आप रिसर्च करो, उसको आप और बेहतर बनाओ और उसमें आप हमको कुछ इनोवेशन दो। ठीक है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में रिसर्च एनहांस होगा बाय असाइनिंग अ साइंटिफिक अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू ईच साइंटिस्ट। ठीक है, इनॉग्रेट हुआ बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इन द कमेंट सेक्शन हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर और एनिमल हस्बेंड्री में फोकस जाए, उसमें रिसर्च हो और काफी इन डेप्थ रिसर्च हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें इन्होंने नई क्रॉप वैरायटीज को भी अनाउंस किया है। न्यू क्रॉप वैरायटीज 323 न्यू क्रॉप वैरायटीज भी रिलीज हो रही हैं अक्रॉस 56 क्रॉप्स। 56 क्रॉप्स की 323 न्यू क्रॉप वैरायटीज लॉन्च हो रही है। ठीक है, 16 जुलाई को ये चीजें अनाउंस हुई, कब, 96 फाउंडेशन डे ऑफ ICAR में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, जो कि है इंडिया एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन का सेकेंड एडिशन होस्ट करेगा। ठीक है, इंडिया विल होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। ठीक है, नेक्स्ट, थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा इन मुंबई, वो अब बनने जा रहा है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक सेरेमनी रखा टू स्टार्ट या टू फाउंडेशन स्टोन ले किया ऑफ द थाने बोरावली ट्विन टनल प्रोजेक्ट इन मुंबई। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि मुंबई में कंजेशन बहुत ज्यादा है, बहुत दिक्कतें होती है ट्रैवल में, बहुत भीड़ लग जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, तो इसलिए ये वाला प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। थाने से बोरीवली में ट्विन टनल प्रोजेक्ट मतलब अंडरग्राउंड एक सोच लो मेट्रो टाइप का विल बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन थाने एंड बोरीवली इन द मुंबई। ठीक है, कॉस्ट क्या है इसका, देखो कॉस्ट लिखा हुआ है 16,600 करोड़ इज द कॉस्ट। लेंथ हो जाएगा हमारा 11.8 किलोमीटर, अर्बन टनल है, और कब तक कंप्लीट होगा वो अभी हमको आगे पता चल जाएगा, अभी हमको नहीं पता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसको बनाया जा रहा है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। 1975 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और जो काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनमें से एक है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, WPI इन्फ्लेशन है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI इन्फ्लेशन 16 मंथ हाई हो चुका है जून में और पहुंच चुका है 3.36%। ठीक है, जून में WPI 3.36% पहुंच चुका है, जो कि मई में 2.61% था। ठीक है, मेजरली ये फूड प्राइसेस के कारण इतना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। AMD
ओके, AMD ये एक चिप कंपनी है, और IIT बॉम्बे का साइन, SINE, दैट इज सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ने कोलैबोरेट किया है टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट न्यूरल नेटवर्क चिप्स। ठीक है, तो एक एनर्जी एफिशिएंट न्यूरल नेटवर्क चिप्स बनाने के लिए AMD और IIT बॉम्बे के साइन ने कोलैबोरेट किया है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, AMD जो कि एक काफी बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, उसने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि IIT बॉम्बे बेस्ड एक सोसाइटी है, या बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है IIT बॉम्बे के अंदर, उन्होंने पार्टनरशिप साइन की है टू ग्रांट टू स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एट IIT बॉम्बे टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क चिप्स। ठीक है, India's strategy to boost bilateral trade with Russia and reach to 100 billion bilateral trade by 2030। मतलब इंडिया का एक एम है कि भाई हमको 2030 तक के रशिया के साथ $100 बिलियन का ट्रेड करना है। ठीक है, अभी कितना है, $65 बिलियन है अभी, पर अगर आप देखो तो इसमें काफी ज्यादा गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। हम $61 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। ठीक है, वेरएज रशिया को सिर्फ $4 बिलियन का सामान बेच रहे हैं। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा गैप है। हमको नंबर काफी बड़ा दिख रहा है कि अरे वाह, $65 बिलियन का तो हम अभी से ट्रेड कर रहे हैं, बट इफ यू सी $4 बिलियन का बस हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, और $61 बिलियन तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी है कि ट्रेड डेफिसिट को हम रिड्यूस करें और इंडियन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, प्लस जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, मतलब एक होता है टैरिफ बैरियर, जैसे कि आप टैक्स लगा दिए, आपने कोई मॉनेटरी सेस और सरचार्ज, ये सारी चीजें लगा दी, पर एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे कि और भी कुछ सर्टिफिकेशंस लगता है या कुछ और चीजें जो बेसिकली ये टैक्स सरचार्जेस से रिलेटेड ना हो, उन सारी चीजों को बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो वो सारी चीजों को एड्रेस करें ताकि एक्सपोर्ट इजीली हो पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यही लिखा हुआ है, एड्रेसिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स, एक्सपांडिंग मार्केट एक्सेस, यूटिलाइजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस, रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज नीति आयोग ने अनवील किया एक चैलेंज जिसका नाम है गियर शिफ्ट चैलेंज, ताकि जीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन जो है इंडिया में उसको एक्सेलरेट किया जा सके। इंडिया में जीरो एमिशन ट्रक के एडॉप्शन के लिए हमने, मतलब नीति आयोग ने गियर शिफ्ट चैलेंज को अनवील किया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। नीति आयोग IIM बैंगलोर के साथ, स्मार्ट फ्राइट सेंटर इंडिया के साथ, कॉल स्टार्ट जो कि ड्राइव टू जीरो भी कहा जाता है जिसे, और WRI इंडिया, तो ये चारों ने मिलके, एक्चुअली ये पांचों ने मिलके नीति गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया, जो कि एक हैकाथॉन है एज अ पार्ट ऑफ ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव। ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव मतलब कि इट इज एन इनिशिएटिव जिसमें हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में ध्यान देंगे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस हैकाथॉन ने में ये एम है कि वी विल डेवलप क्रिएटिव मॉडल फॉर अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रक्स इन इंडिया एंड एड्रेसिंग बोथ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज दैट tells us more about it. The event is called as the Niti Gear Shift Challenge. The collaborators are Niti Aayog, IIM Bangalore, Smart Fleet Center India, Call Start, Drive to Zero जिसको बोला जाता है, और WRI इंडिया। इनिशिएटिव के अंडर, किस इनिशिएटिव के अंदर है? इट इज अंडर ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू foster innovation, address the challenges and promote the sustainability। ठीक है, next is government. Government has launched Skill India Digital. Skill India Digital for what? To revolutionize skill development for Indian youth. जैसा कि हम सभी को पता है कि अब हर चीजें डिजिटल होती है ना।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यूथ है उनके पास डिजिटल स्किल्स हो. सो यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ होल न्यू स्किल इंडिया डिजिटल इनिशिएटिव टू रिवॉल्यूशनाइज डेवलपमेंट फॉर इंडियन यूथ. ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इन इंडियाज अप्रोच टू स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. नेक्स्ट, स्किल इंडिया डिजिटल क्या है? देखिए, स्किल इंडिया डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एक सेंट्रल हब के रूप में सर्व करेगा हमें फॉर स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशनल रिसोर्सेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट न्यूज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. विक्रम मिस्री जिनको चाइना एक्सपर्ट भी माना जाता है, वो इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं. ही विल रिप्लेस विनय क्वात्रा को रिप्लेस करके विक्रम मिस्री विल बी अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी. ही विल बी 35th फॉरेन सेक्रेटरी. ही विल सक्सीड विनय क्वात्रा. ठीक है. और इसके पहले मिस्री was serving as डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. ओके, let's see something more about him. एंड वी कैन सी कि वो 3 पीएम्स के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी बन चुके हैं. हुआ रे इंदर कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी. ये सारे लोगों के लिए विक्रम मिस्री सर जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में सर्व कर चुके हैं. ही वॉज ऑल्सो इंडिया एम्बेसडर टू स्पेन इन 2014. ही वॉज इंडियाज एम्बेसडर टू म्यांमार इन 2016 एंड ही वॉज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भी हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं फ्रॉम January 2019 to December 2021, which was a very crucial period. If you know, COVID इसी समय आया था and everything, काफी ज्यादा टेंशन्स भी थी इंडिया और चाइना के बीच में. So this was a very क्रूशियल पीरियड जिस टाइम पे वो चाइना के एम्बेसडर थे. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज. सबीरा हैरिस ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन इटली. इटली में जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें सबीरा हैरिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट और मोर विनर्स. गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल जीता है कैरी गैरिसन जो कि US की है. सिल्वर मेडल जीता है सोफिया गोरी जो कि इटली की है. और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है हमारी सबीरा हैरिस. ठीक है. Now let's move to the next news that is of important days. World Day of International Justice जुलाई 17 में मनाया जाता है. ठीक है. वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस जुलाई 17 में मनाया जाता है. एंड या दैट्स ऑल. थीम वगैरह नहीं दिया हुआ है. इट मींस वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट 17th of July इज वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल justice. So thank you so much for today's session. Thank you for joining in and hope that you have a very, very, very great day. See you all. Bye bye. Have a good day.